नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन है। वो अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अनुशासन और कर्मठता के जीवंत प्रतीक, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, सहकार से समृद्धि के भाव को निरंतर चरितार्थ कर रहे लोकप्रिय जननेता माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु आपकी प्रतिबद्धता ने मां भारती को निरंतर गौरव भूषित किया है। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना है। एसजीपीजीआई लखनऊ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 1247 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए दीपावली के ठीक पहले एसजीपीजीआई में ये सब नई परियोजनाएं जुड़ रही हैं। इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और एक साथ इतनी योजनाएं आपके साथ जुड़ रही हैं जो देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई की पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का है, एडवांस डायबिटिक सेंटर का है, इसका भी लोकार्पण आज हुआ है, टेली आईसीयू का है, सलोनी हार्ट सेंटर का है और साथ ही यहां पर एक रेन बसेरा और एक हॉस्टल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था का माध्यम बनेगा। इन सब का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यह एसजीपीजीआई की एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एसजीपीजीआई के साथ सरकार के द्वारा तमाम धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के योगदान से आपकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से किए गए प्रयास का हिस्सा है और इस शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका, जितने भी यहां के हमारे प्रोफेसर्स हैं, यहां के चिकित्सक, शिक्षक हैं, उनके सहयोगी कार्मिक हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं कि एसजीपीजीआई देश प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है और प्रदेश में मैं देखता हूं 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वो पूरब का हो, पश्चिम का हो, मध्य का हो या बुंदेलखंड क्षेत्र का हो या बिंद क्षेत्र का हो, गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसकी पहली एक आस उसके परिवारजनों की होती है कि एसजीपीजीआई में कोई बेड उसे प्राप्त हो जाए। एसजीपीजीआई में पहले से ही यहां पर बेड्स पूरे भरे रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए समस्या खड़ी होती है। और जब ये बात हमारे सामने आती है तो हम लोगों को भी पीड़ा होती है, अंतःकरण से इस बात की पीड़ा होती है कि हम लोग इन लोगों को ये सुविधा उस प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं दिला पा रहे। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे, जो मात्र प्रदेश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 18 जनपदों में फैले हुए थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 64 जनपद हमारे आज ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स
पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं। पीछे की सीट्स भी यूपी के अंदर पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई है, बढ़ी है। लेकिन इन सुविधाओं की आवश्यकता कैसे पड़ती है, खासतौर पर जब हम एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए, जहां पर 30% से अधिक आबादी यहां पर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, 70% आबादी हमारी आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। सुदूर क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हो या नगरीय क्षेत्र में, उन पेशेंट्स के लिए, खासतौर पर बाल रोग संस्थान कहीं पे बने, बच्चों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की उन व्याधियों का समाधान का रास्ता निकाला जा सके, कोई इसके लिए कोई अलग से इस प्रकार का संस्थान यूपी के अंदर देखने को नहीं मिला। और हम अक्सर इस चीज को देखते थे। मुझे तो काफी लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़ी हुई बीमारी को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया था, और मैं उस बात को वहां जब देखता था तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में इन मुद्दों को संसद में रखने का प्रयास करता था। उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता था, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि हम लोगों ने बच्चों से जुड़ी हुई इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत बड़ी सफलता थी। और इसमें भी जो यहां पर आज बच्चों से जुड़ी हुई एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के लिए बाल रोग से संबंधित जो 575 बेड्स से जुड़ी हुई यह एक संस्थान के नए निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हुई है, जिसमें 22 विभागों की सेवाएं प्रदान की जाने की बात है, जिसमें न्यूनेटोलॉजी सेंटर का है, लीवर और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी का है, हार्मोन्स और डायबिटिक की समस्या के लिए पीडियाट्रिक एंक्रोलॉजी का है, पीडियाट्रिक आईसीयू और इमरजेंसी पीडियाट्रिक जेनेटिक का है, पीडियाट्रिक इम्यूनोलॉजी का है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का है, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। इन सभी का एक छत के नीचे समाधान का रास्ता निकलेगा। मैं इस सुविधा के लिए आपको, एसजीपीजीआई परिवार को, लखनऊ के इंदिरा नगर में सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसान को सम्मानित भी किया। सिल्क एक्सपो 22-28 अक्टूबर 2024 का उद्घाटन और 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं, फैशन डिजाइनर्स को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान का वितरण एवं रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सिल्क एक्सपो 2024 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और रेशम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव रेशम श्री बाबूलाल मीना जी, सदस्य सचिव केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार श्री पी सुकुमार जी, रेशम विभाग के सेवा अधिकारीगण, आज के इस सिल्क एक्सपो में उपस्थित हमारे सभी प्रगतिशील किसान बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र के सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में यह सिल्क एक्सपो लखनऊ में
आज शुभारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेश के और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी, इस क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं यहाँ पर लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन हुआ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम मित्र, रेशम रत्न पुरस्कार से 8 विभिन्न श्रेणियों के 16 ऐसे रत्नों को, जिन्होंने रेशम उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से या उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग श्रेणी में कुछ विशिष्ट किया है, उन्हें यहां सम्मानित किया गया है। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि एक नारा हमारे यहां सदैव से प्रचलित रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान का, यानी जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वह सामान्य हवा और पानी के बगैर तो पूरी जीव सृष्टि के लिए आवश्यक है ही, लेकिन एक सभ्य व्यवस्थित सभ्यता के लिए आवश्यक है कि उसके लिए उसको रोटी मिले समय पर, कपड़ा मिले तन ढकने के लिए, और सिर ढकने के लिए भी उसको एक छत मिल जाए। तो एक सभ्यता का विस्तार इस रूप में आगे होता है। कपड़ा जीवन की एक आवश्यकता है, और ये न केवल जीवन की आवश्यकता है बल्कि किसान की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के सृजन का भी एक सशक्त माध्यम है। रेशम प्राचीन काल से ही इसकी अलग अलग पद्धतियां रही हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ की आबादी निवास करती है, उस राज्य में इस फील्ड में जो अनेक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है, यद्यपि वह पहले की तुलना में संतोषजनक हो सकती है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की दृष्टि से अपर्याप्त है। संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं के लिए जो प्रयास होने चाहिए, यह सिल्क एक्सपो उसका एक माध्यम बनेगा। इस बात को लेकर के आज मैं इस अवसर पर यहां पर विभाग के साथ साथ यहां पर जुड़े हुए जो किसान हैं, जो यहां पर आए हुए उद्यमी हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब का मैं आह्वान करूंगा। बहनों और भाइयों, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं विकसित हो सकती हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं, वाराणसी और भदोई 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां आजमगढ़ से लेकर के वाराणसी तक, चाहे वो मुबारकपुर की साड़ी हो, चाहे वह वाराणसी की साड़ियां, ये सभी सिल्क क्लस्टर डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाया है। आज भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर वाराणसी की सिल्क की साड़ियां किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए लोगों की पसंद बनती हैं। लोग आते हैं बड़े पैमाने पर, और काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के उपरांत जो पर्यटकों की संख्या वहां बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसने इस व्यापार को एक नई ऊंचाई दी है।
आज वाराणसी में एक्सपो मार्ट के माध्यम से ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनने के उपरांत इसमें काफी वृद्धि हुई है, काफी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। अब हम लोग जब आजमगढ़ में भी जाते हैं, मुबारकपुर के साड़ी के उद्योग से जुड़े हुए उद्यमियों से बातचीत करते हैं, या वाराणसी के अंदर हम लोग जाते हैं, या मिर्जापुर और भदोही के अंदर जाते हैं और इस सिल्क क्लस्टर के बारे में इसकी प्रगति को देखते हैं, तो लगता है कि इसमें बहुत गुंजाइश है। या उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क, जो टेक्सटाइल पार्क का एक बृहद रूप यहां पर आज आने जा रहा है लखनऊ में, लखनऊ हरदोई बॉर्डर पर लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल से जुड़े हुए अलग अलग उद्योग यहां पे लगने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है जो यहां पर होने जा रहा है। लेकिन रॉ मटेरियल तो यहां पर हमें स्वयं ही तैयार करना होगा, और किसान अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा इस संबंध में प्रोत्साहन करने के लिए अनेक योजनाएं यहां पर चल रही हैं, जो आपको इस अवसर पर देखने को मिलेगा। और मैं विभाग से भी कहूंगा कि इन्हें इन योजनाओं के बारे में हर जिले के अंदर संगोष्ठी करनी चाहिए, प्रगतिशील किसानों के साथ बैठना चाहिए, उन्हें प्रोसेसिंग के साथ वहां पर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। मेरा मानना है केवल गोरखपुर मंडल ही नहीं बल्कि वाराणसी मंडल, आजमगढ़ मंडल, मिर्जापुर मंडल, लखनऊ मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, इन सभी में ये संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि शहतूत की खेती के साथ साथ जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, क्योंकि यूपी जैसे राज्य में 9 क्लाइमेटिक जोन है, और इन सभी 9 जोन में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कृषि उत्पादों को वहां पर विकसित करने और आगे बढ़ाने का हमारे पास एक अवसर होता है। उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये संभावनाएं यूपी के अंदर बहुत अच्छी बन सकती हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास अगर हमारे स्तर पर होता है और यहां पे लोकल स्तर पर ही रेशम का उत्पादन, उसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था और फिर आगे की प्रक्रिया के साथ उसको वस्त्र उत्पादन के साथ हम जोड़ते हैं, तो जो रेशम का उद्योग का क्लस्टर प्राचीन काल से ही काशी और आजमगढ़ रहा है, इसको रॉ मटेरियल अगर सस्ता मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी लागत भी सस्ती आएगी, और जो समाज की डिमांड है, जो आज मार्केट की डिमांड है, उसके अनुरूप उत्पाद हम लोग आसानी से लोगों को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार इस दिशा में आपको ट्रेनिंग के साथ जोड़ने, रॉ मटेरियल के लिए सहयोग करने, प्रोसेसिंग के साथ सहयोग करने और मार्केटिंग और डिजाइनिंग के साथ जोड़ने में भी आपको मदद करेगी। इस दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद आज प्रदेश ने अपने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए, अनेक प्रयास हुए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए अपनी एक पॉलिसी बनाई। 75 जनपद हैं तो 75 जनपदों के लिए किसी एक उत्पाद को वहां के लिए चिन्हित करते हुए उसे आगे बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन है। इस अवसर पर देश के राजनेताओं ने गृह मंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत देश भर के कई बड़े नेता अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अमित शाह को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वो एक मेहनती नेता है
जिन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गृह मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि अनुशासन और परिश्रम की जीवंत प्रतिमूर्ति, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, सहकारिता से समृद्धि की भावना को निरंतर साकार करने वाले लोकप्रिय जननेता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए आपकी प्रतिबद्धता ने निरंतर मां भारती को गौरवान्वित किया है। मैं प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने आनंद, गुजरात में एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। इस बहुआयामी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान राजीव रंजन जी, केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के, श्री एसपी सिंह बघेल जी, राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी, भारत सरकार गुजरात सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान राघवजी भाई, सहकारिता मंत्री श्री जगदीश भाई, यहाँ के स्थानीय सांसद मितेश पटेल बकाबाई, हमारे एनडीडीबी के अध्यक्ष श्री मिनेश भाई, श्रीमती अलका उपाध्याय जी, सचिव पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार, और इस सभागार में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज एक प्रकार से इस छोटे से सभागार के अंदर बहुत बड़े काम की शुरुआत होने जा रही है। आज एनडीडीबी की हीरक जयंती और श्रद्धेय त्रिभुवनदास पटेल की जन्म जयंती को मनाने का कार्यक्रम आज हम इस सभागार के अंदर कर रहे हैं। मित्रों, मैं तो गुजरात से ही हूं। एनडीडीबी और त्रिभुवन भाई दोनों के योगदान को देश के ग्रामीण क्षेत्र के अर्थतंत्र को भली भांति किस प्रकार से गति दी है, इससे मैं भली भांति परिचित हूं। आज त्रिभुवन भाई का जन्मदिन है। त्रिभुवन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कर्मठ जीवन की व्याख्या शायद ही विश्व में कोई कभी कर पाएगा। पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला ना दाम मिला, मगर परिणाम देखिए, देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर प्रशस्त हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक उक्ति कही थी, जीवन क्या है? जब मानवी पैदा होता है तो सांस होती है, नाम नहीं होता है, और जब इसकी मृत्यु होती है तब सांस नहीं होती है, नाम होता है। ये दोनों के बीच में किया हुआ काम ही व्यक्ति को मानवी भी बनाता है और इससे भी ऊपर ले जाता है। त्रिभुवन भाई ने अपने समग्र जीवन में स्व को पिघालकर, अपने आप को पिघलाकर देश के गरीब कृषकों को और विशेषकर कृषि के साथ जुड़ी हुई, पशुपालन के साथ जुड़ी हुई भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अनूठे विचार के साथ काम किया। मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, भगवान भला करे वो पॉल्सन डेयरी के मालिक का, जिसने आनंद के किसानों को अन्याय किया। आजादी के पहले पॉल्सन डेयरी यहां से दूध ले जाती थी। दूध ले जाने में उनका दूध का बिक्री नहीं हुआ तो नहीं ले जाते थे।
फिर किसानों का दूध बेकार जाता था, दाम भी ठीक से नहीं देते थे। इसमें से एक संघर्ष हुआ। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने पॉल्सन डेयरी का पक्ष लिया और त्रिभुवन भाई, युवा त्रिभुवन दास ने सरदार पटेल के पास जाकर फरियाद की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।